Hello everyone, this is Rakesh, UPSC tutor at Guide to Success. So basically हम राइट्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है खासकर यूपीएससी के लिए और बाकी जो भी कंपटीशन एग्जाम है सबके लिए खासकर। तो जो फंडामेंटल राइट्स है इसे क्या बोलते हैं, एक तरह से हम यूपीएससी का एक कोर पार्ट बोल सकते हो और पॉलिटी का बिल्कुल एक पिलर होता है फंडामेंटल राइट्स। और हर एक साल क्या है इस पोर्शन से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स से बेसिकली हम बहुत अच्छे से समझेंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट का क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली होता क्या है, ये एक एसेंशियल है। ओके, सबसे पहली बात कि एक एसेंशियल ह्यूमन राइट्स है जो कि मतलब ये जितने भी इंडियन सिटीजन है ये सबको मतलब कि प्रोवाइडेड है, सबको दिए गए इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन और जेंडर। कहने का मतलब क्या है कि पर्सन कहीं से भी बिलोंग करता हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रेस का हो, कोई भी जेंडर हो, बस वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। जो भी इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वो सबके पास क्या फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, ये एक मतलब एक काफ़ी बेसिक है फंडामेंटल राइट्स के कि इरिस्पेक्टिव ये सारी चीज़ों के अलावा मतलब जो इंडियन सिटीजन है उनके पास ये फंडामेंटल राइट्स होंगे। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये इक्वल टू फ्रीडम है। ओके, इक्वल टू फ्रीडम मतलब हमें ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी बात की एक एसेंशियल होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, या पर्सनल गुड एक माना जाता है, और सोसाइटी के लिए भी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ओके, ओके, फिर फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। इनिशियली जो फंडामेंटल राइट्स है वो बेसिकली 7 टाइप के हुआ करते थे। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जो कि राइट टू जो प्रॉपर्टी है अभी वो अब मतलब कि लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोवाइड होते हैं। लीगल राइट्स क्या होता है, जो बाय द पार्लियामेंट, बाय द एक्ट, बाय द स्टेट लेजिस्लेचर जो प्रोवाइडेड होता है उसे हम लीगल राइट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रेजेंटली अभी कितना फंडामेंटल राइट्स है, तो 6 फंडामेंटल राइट्स है। ओके, पहला जो है उसे हम क्या बोलते हैं, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा जो है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तीसरा जो है राइट टू एक्सप्लोइटेशन। चौथा क्या है, फ्रीडम और रिलीजन। ओके, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोल सकते हैं। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ये मतलब टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए। ठीक है, अब ये मतलब कि हर एक का जितने फंडामेंटल राइट्स है वो सब के बारे में हम डिटेल्स में थोड़ा आगे देखेंगे। ओके, तो जो राइट टू फ्रीडम, चाहे राइट टू इक्वालिटी या जितने भी फंडामेंटल राइट्स वो बेसिकली क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट और सोसाइटी के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है, हम सबसे पहले ही देखे थे। तो एक तरह से हमें एक यूनाइट कंट्री का यूनाइट होने में, कंट्री का जो ब्रदरहुड है उसे मतलब कि स्प्रेड करने में काफ़ी हेल्प करता है। ओके, फिर जो राइट टू इक्वालिटी है, ओके, राइट टू इक्वालिटी जो कि मतलब फंडामेंटल राइट का सबसे पहला स्टार्टिंग राइट है। तो ये जो राइट टू इक्वालिटी कौन सा आर्टिकल से शुरू होता है, तो आर्टिकल 14 से शुरू होता है। ओके, आर्टिकल जो 14 है वो क्या बोलता है कि ये सबसे पहली बात की ग्रांटेड दैट ऑल सिटीजन शैल बी इक्वल प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। ओके, मतलब आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि जितने भी सिटीजन है, ठीक है, सब सब इक्वली प्रोटेक्टेड है बाय द लॉ। बाय द लॉ सबको इक्वली प्रोटेक्टेड है। मतलब इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि चाहे वो मिनिस्टर का बेटा हो या मिनिस्टर का कोई भी मतलब मिनिस्टर ही क्यों ना हो, या फिर कोई बहुत बड़ा रिच पर्सन क्यों ना हो या पुअर पर्सन क्या हो, सबको सेम इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा बाय द लॉ। ठीक है, एक्सेप्ट जब तक उसका कोई प्रिविलेज ना दिया गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, इनके ऑफिस को क्या एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिए जाते हैं, है ना। तो मतलब ये अलग एक सर्कमस्टांसेस हो गए, लेकिन जो मतलब जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, उनके पास ये इक्वल प्रोटेक्शन है, सबके पास इक्वल प्रोटेक्शन है बाय द लॉ। तो ये हमें बोलता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो कि आर्टिकल 15 में आता है। ठीक है, इसमें एक और एक कंसेप्ट आता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एक ये हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये भी एक कंसेप्ट आता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली हम बेसिक अभी कंसेप्ट देख रहे हैं, तो इसमें उतना ही डिटेल्स में हम नहीं जा रहे। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर्टिकल 14 है। ओके, आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट मतलब क्या, स्टेट का मतलब ये हो गया कि जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, इवन या यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट से एड एंड एडवाइस ले रही है, तो वो स्टेट के डिफिनेशन में आ जाता है। ठीक है, तो जो भी स्टेट के डिफिनेशन में आया था, तो वो पर्सन मतलब कि स्टेट क्या कर सकता है कि किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। किसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट, इसमें ये याद रखना है कि कौन कौन सा वर्ड याद रखना है, स्टेट,
डिस्क्रिमिनेटेड, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता? तो कास्ट हो गया, कलर हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है, तो ये सब बेसिस पे क्या है, स्टेट कांट डिस्क्रिमिनेट, ओके, एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल एक्सेस। फिर नेक्स्ट जो क्या बोला कि जितने भी पर्सन है, ठीक है, वो सबके पास इक्वल एक्सेस है, ओके, इक्वल एक्सेस लाइक द पार्क हो गया, म्यूजियम हो गया, वेल्स हो गया, बाथिंग घाट्स हो गए, ओके, टेम्पल्स हो गए, ये जितने भी पब्लिक प्लेसेस है सबके पास इक्वल एक्सेस है। पहले क्या हुआ हुआ करता था कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उन्हें मतलब कुछ पब्लिक प्लेसेस पे उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था। ओके, तो आर्टिकल 15 जो है ना, ये सारी तरह से प्रोहिबिट करता है, मतलब सारे तरह से ये चीज़ें को रोकता है कि मतलब कि स्टेट कांट डू लाइक दैट, जो प्रीवियसली लोग किया करते थे। ओके, आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आर्टिकल 14 एंड 15। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल मतलब है 16 है, ठीक है। आर्टिकल जो 16 है वो क्या बोलता है, इक्वालिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, आर्टिकल जो 16 है वो हम 14 देख चुके हैं, बहुत फंडामेंटल राइट्स हम आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी से हमें याद हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 14 जो हम कैसे याद रख सकते हैं, तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 कैसे याद रख सकते हैं, तो जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। आर्टिकल जो 16 है वो हम कैसे याद रख सकते हैं, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो भी गवर्नमेंट जॉब है जो हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या एसएससी हो या मतलब कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी जॉब हो, वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट उसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी इक्वालिटी होना चाहिए। उसमें कैसे इक्वालिटी होना चाहिए वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या बोला कि आर्टिकल 16, ओके, तो आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेस दैट, ठीक है, डाउन दैट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। ओके, इसमें क्या बोला कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, किसके अगेंस्ट पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, कि इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर बात आ गई गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आया तो उसमें सिर्फ ये मतलब इस कैटेगरी के लोग या इस रिलीजन के लोग या इस जगह के लोग ही फिल कर पाएंगे। अगर सेंट्रल जॉब है जैसे कि लाइक यूपीएससी फॉर एग्जाम्पल, तो जब वैकेंसी आती है तो कोई भी इसे फिल कर सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन पोर्शन, वैसे सीटेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इसमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता स्टेट, या स्टेट के अंदर में जो भी बॉडी है वो कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अंदर मतलब कि गवर्नमेंट। ओके, तो इसे हम बोलते हैं इक्वालिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, आई होप कि ये भी क्लियर होगा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या, आर्टिकल 17। आर्टिकल जो 17 में क्या बोलता है, एवोल्यूशन अनटचेबिलिटी, ठीक है, जो अनटचेबिलिटी है उसके एवोल्यूशन के बारे में बात करता है। जैसे पहले क्या था, अनटचेबिलिटी हुआ करता था, जैसे कुछ सेशन ऑफ सोसाइटी लोग टच नहीं करते थे तो उसी को अनटचेबिलिटी बोला जाता था, ठीक है। तो आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि ये मतलब कि जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी का, ओके, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ये पूरी तरह से एबोलिश्ड है, मतलब कि पूरी ये से कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी जो ऑफेंस, अगर कोई इससे पकड़ा गया अनटचेबिलिटी का कोई प्रैक्टिस करते हुए और फिर उस तरह से चीज़ों को करते हुए, तो एक तरह से ये ऑफेंस माना जाता है, उससे पनिशमेंट किया जाएगा बाय द लॉ, ठीक है। तो ये आर्टिकल 17 बोलता है कि अनटचेबिलिटी का ऑफेंस है, अगर इसे कोई प्रैक्टिस करता है तो उसे पनिशमेंट किया जाएगा बाय द लॉ, और ये एक ऑफेंस है। ओके, आर्टिकल जो 18 है ये क्या बोलता है कि आर्टिकल 18 एक मतलब कि जो टाइटल है, ठीक है, वो मतलब कि प्रोहिबिट करता है कि मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम, सॉरी, फ्रॉम ए फॉरेन स्टेट, ठीक है। तो जो फॉरेन स्टेट है, फॉरेन स्टेट से क्या कर सकते हैं इंडियन सिटीजन, वो टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे पहले लोग क्या होता था कि लोग टाइटल भी रखते थे, महाराज, राजा, राजा, कुछ भी अपने मन से टाइटल रखते थे, लाइक डॉक्टर में कुछ भी टाइटल ले लो, या जैसे कि वो उसका प्रिविलेज बढ़ाते हो, ठीक है ना। तो ऐसे टाइटल अब मतलब कि कोई भी इंडियन सिटीजन खुद से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, या कोई फॉरेन कंट्री, सपोज अगर हम इंडियन सिटीजन है, अगर हमें कोई टाइटल मिल रहा है फॉरेन कंट्री से, कोई भी टाइटल उसके कंट्री के अकॉर्डिंग, तो हम वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हमें परमिशन ना मिले बाय द प्रेसिडेंट। ओके, तो ये हमें एबोलिश होता है। फिर कुछ ऐसे टाइटल हम जैसे नहीं लगा सकते, जैसे कि भारत रत्न, भारत रत्न वही लगा सकता है जिन्हें भारत रत्न मिला होता है। ओके, फिर जैसे डॉक्टर वही लगा सकते हैं जो डॉक्टर किए होते हैं, एमबीबीएस किए होते हैं या पीएचडी किया होता है एकेडमिक में, तो डॉक्टर लगा सकते हैं। ये जो टाइटल है वो मतलब कुछ स्पेसिफिक लोग ही लगा सकते हैं, है ना। तो आर्टिकल 18 मेनली क्या बोलता है कि वो सारे टाइटल मतलब कि प्रोहिबिट करता है, ठीक है। और एनी टाइटल मतलब कि स्टेट को ये परमिशन दिया गया है, स्टेट के पास ये पावर है कि जो भी सिटीजन ऑफ जो इंडिया है वो फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद क्या है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम हम देखेंगे किस में आता है।
ठीक है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम मतलब हम 19 से वो स्टार्ट कर सकते हैं, राइट 19 से जो आर्टिकल आती है उसे हम राइट टू फ्रीडम बोलते हैं। राइट टू इक्वालिटी कितना से होता है, तो 14 से 18 होता है। राइट टू फ्रीडम कितना होता है, तो 19 से 21 होता है। ओके, तो राइट टू फ्रीडम इसमें हम क्या देखेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आर्टिकल 19 का सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि विच एनेबल एन इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो मतलब कहने में जो भी इंडियन सिटीजन है, ठीक है, तो उनके पास वो राइट है, क्या उनके पास वो परमिशन है कि वो जितने भी पब्लिक एक्टिविटीज है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, मतलब वो जो भी सोचते हैं, ठीक है, वो उसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं, वो अपने व्यू पॉइंट रख सकते हैं, उनके बोलने का अधिकार है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 में आता है। ओके, और ये जो मतलब जो फ्रीडम जो प्रेस है, लाइक प्रेस मतलब न्यूज़पेपर हो गया या टीवी पे जो भी हम देखते हैं, ठीक है, तो वो सब सारा चीज़ में किस में आता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस में ही आता है। ओके, आई होप कि इसमें दो चीज़ इसमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 है, ठीक है, क्लॉज 1 में क्या आता है, आर्टिकल 19 जो है ना इसमें क्लॉज टोटल 6 है, मतलब 6 इसमें सब मतलब राइट्स दिए हुए हैं आर्टिकल 19 में। तो सबसे पहला है वो कौन सा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया कि जो आपका स्पीच, जो आपका एक्सप्रेशन है, व्यू पॉइंट है, आप उसे पब्लिकली पेश कर सकते हैं, पब्लिकली आप रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसी के इंक्लूड कौन सा आर्टिकल, मतलब कि जो राइट होता है वो होता है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस होता है। ओके, लगभग ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन सा आर्टिकल में आता है, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है आर्टिकल 19 में। तो इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके, फिर आगे क्या है कि फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, हमारे पास ये भी एक राइट है जो कि आर्टिकल 19 में आता है कि हम असेंबल कर सकते हैं, मतलब हम गैदरिंग कर सकते हैं, हम ग्रुप बना सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन रखा गया है क्या, विदाउट आर्म्स, मतलब हमारे पास कोई आर्म्स नहीं होना चाहिए। ओके, ये कंडीशन है, फिर हम असेंबल हो सकते हैं। ठीक है, स्टेट हमें को मतलब कि एक और क्या बात हो गई कि स्टेट हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया जा सकता है, अगर देश की अगर सवर्निटी इंटीग्रिटी, ओके, सवर्निटी और इंटीग्रिटी की बात आ गई तो फिर हमें कंट्री हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया जा सकता है हमें असेंबल होने से। ठीक है, अगर सवर्निटी मतलब क्या हो गया, देश, सवर्निटी मतलब होता है कि कोई भी कंट्री या स्टेट जब उसके पास फुल वो अथॉरिटी होता है, फुल इंडिपेंडेंट होता है कि हम कोई भी डिसीजन ले सके अपने लिए, तो उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करने वाला, तो उसको हम सवर्निटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब, अगर इसके ऊपर कोई बात आ गई, ठीक है, तो फिर ये जो हमें राइट्स जो मिला है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ओके, उसके बाद जो है कौन सा आर्टिकल आता है, तो आर्टिकल वो होता है मतलब कि 19 क्लॉज 3 है। ओके, तो इसमें क्या है कि फ्रीडम ऑफ फ्रॉम एसोसिएशन और यूनियन। ठीक है, हमारे पास ये भी एक फ्रीडम है कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं, लाइक हम कंपनी बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है। ठीक है, ये क्लॉज 3 में आता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी बोला कि स्टेट कैन इम्पोज, ओके, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस फ्रीडम। ठीक है, तो ये पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में, मोरालिटी के इंटरेस्ट में, तो इस सब के इंटरेस्ट में, मतलब कि इस सब के फेवर में स्टेट या गवर्नमेंट हमें रजिस्ट्रेशन लगाया जा सकता है, हमें यूनियन बनाने से रोका जा सकता है अगर स्टेट की इंटरेस्ट की बात आ गई तब। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्रीडम ऑफ मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, तो ये जो क्लॉज 4 में आता है आर्टिकल 19 में, इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये भी एक राइट है कि हम कंट्री के किसी भी पार्ट में हम मूवमेंट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, मतलब हमें अगर सपोज अगर हम पंजाब के हैं, अगर हम चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश में जाना, तब कोस हम अरुणाचल प्रदेश में जा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं केरला में जाना, केरला में जा सकते हैं। कंट्री का किसी भी पार्ट में हमें मतलब मूव करने के लिए, ट्रैवल करने का हमारे पास राइट है, हमें मतलब कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, मतलब एक बेसिक हो गया, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, क्योंकि जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स में सब ने कोई ना कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। ओके, तो इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट की बात है या किसी जगह के इंटरेस्ट की बात है, तो उस इंटरेस्ट को देखते हुए स्टेट क्या कर सकती है, इम्पोज लगा सकती है, मतलब हमारे मूव पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में क्या शेड्यूल ट्राइब बहुत है या हिल्स एरिया है, तो उस एरिया में जाने के लिए हमें पहले परमिशन की जरूरत है ना, क्योंकि उस पर रिस्ट्रिक्शन हो गई एक तरह से, तो कुछ कुछ जगह पर रिस्ट्रिक्शन लगाए भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। अगर सपोज अगर कोई बिहार का अगर एमपी में जाना चाहता है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से जा सकता है, इवन रह भी सकता है, घर भी बना सकता है ना। ये हो गया। उसके बाद कौन सा आर्टिकल, मतलब ये 19 क्लॉज 5 में कौन सा आता है, तो फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे पास ये भी एक फ्रीडम है कि हम कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये भी एक फ्रीडम है।
ओके, और इस पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है अगर देश की सॉवरेनिटी, अगर इंटीग्रिटी की बात आ गई, ठीक है, अगर पब्लिक ऑर्डर की बात आ गई, तो इस सब के केस में क्या हो सकता है, सब चीज़ों पे हमें रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, लास्ट जो सब आर्टिकल है, आर्टिकल 19 का, वो है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्युपाइड ट्रेड इन बिजनेस। ओके, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये भी एक राइट है या फ्रीडम है कि हम किसी भी प्रोफेशन को कर सकते हैं। पहले क्या होता था, बोला जाता था राजा का बेटा राजा ही बनेगा, है ना। अब ऐसा नहीं है। जैसे कि एक बहुत फेमस मूवी आनंद सुपर 30, ठीक है, आनंद कुमार का, तो उसमें बोला गया है कि राजा का बेटा जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, राजा का बेटा, ठीक है, अब वो जिसका टैलेंट होगा वही राजा बनेगा, कहने का मतलब, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास राइट भी है, फ्रीडम भी है। फ्रीडम क्या है कि हमें जो प्रोफेशन चाहे हम उसे यूज कर सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, किसी चीज़ का ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ऑक्यूपाई जो भी हमें सुटेबल लगे हम वो चीज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये सब हमारे पास फ्रीडम है, लेकिन इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अगर मान के तो ट्रेड के इसमें फ्रीडम दे दिया गया कि आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, तो कुछ भी ट्रेड करने के लिए हम कुछ भी ट्रेड तो नहीं कर सकते ना। तो कुछ कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जाते हैं, जैसे लीकर का हो गया, सिगरेट का हो गया, है ना, कुछ ड्रग का हो गया, तो सब चीज़ों में क्या हमें मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि अब इसे ट्रेड नहीं कर सकते, लाइसेंस दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें भी किए जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में हम सारी चीज़ें लगभग हम देख चुके हैं। ठीक है, ये होप कि काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। ओके, उसके बाद क्या उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ये आर्टिकल हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि एबोलिशन ट्रैफिकिंग, ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन एक्चुअली हुआ होता है किसके लिए, जो पहले क्या हो ट्रैफिकिंग हुआ कर, तो ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग कैसे होता है, तो जैसे किसी को खरीदना बेचना, किसी मतलब कि इंसान को खरीदना बेचना, उसी को हम बोलते हैं ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग। तो इसी को मतलब रोकने के लिए जो हमारे पास राइट है उसे बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, जैसे कि फोर्स लेबर, पहले क्या फोर्स लेबर भी काफ़ी हुआ करते थे, है ना, फोर्सफुल काम करवाना, है ना। पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन, ठीक है, इसमें और एक चीज़ क्या बोला गया है कि जो चिल्ड्रन जिनका एज 14 से कम है, तो वो उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता फैक्ट्रीज में, लाइक माइंस में। ठीक है ना, तो उसका भी एबोलिशन होता है इस राइट के तहत या इस आर्टिकल के अंदर में। ओके ना, तो बेगर हो गया, जैसे कि भीख मांगना हो गया, प्रैक्टिस करना, है ना, बाय द लैंड रॉड, या ठीक है ना, ये सब चीज़ें पनिशेबल है। जैसे कि कुछ कुछ सिटी में हम देखने को मिलता है बच्चे सब ये मांगते भीख मांगते हैं ना, तो ये कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है, कोई कोई उसका डीलर होता है या कोई उसका मालिक होता है जो करवाता है, एक तरह से सब पनिशेबल ऑफेंस है ना। तो ये सब चीज़ें ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ स्लेव, अगर ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग हो रहा है, अगर स्लेव मतलब कि काम करवाना, नौकर बनाना, ट्रेड करना, ठीक है ना, फिर प्रोस्टिट्यूशन हो गया, ये सब चीज़ें प्रोहिबिट है। और ये सब चीज़ें मतलब आर्टिकल क्या बोल सकते हो 20 ये 21 में आता है। ठीक है ना, ये मतलब हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। ओके, आई होप कि ये क्लियर होगा। उसके बाद क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब इसमें क्या आ गया, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी रिलीजन हो क्या सब इक्वल है ना, इक्वल बिफोर द स्टेट, है ना, एंड नो रिलीजन शैल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहने का मतलब क्या है, जो स्टेट है ना वो कभी किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देगा, ना ही डिस्क्रिमिनेट करेगा। स्टेट के लिए सारा रिलीजन इक्वल है, उसी को बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब कि अंदर द गवर्नमेंट, अंदर द स्टेट, जितने भी रिलीजन है सब इक्वल है, एवरी रिलीजन इज इक्वल। ठीक है ना, सबको अपना मतलब कि जो धर्म है उसको प्रैक्टिस करने का उसके पास मतलब कि राइट है, उसको प्रोपोगेट करने का राइट है, उसका खुद का चॉइस है, दे कैन प्रोपोगेट, दे कैन प्रैक्टिस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में मिलता है। ओके, रिलीजियस कम्युनिटीज हो गया कैन सेट अप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओन। जो रिलीजियस कम्युनिटीज है वो क्या कर सकते हैं, जो चैरिटेबल है, रिलीजियस जो चैरिटेबल है वो क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं खुद का, ये उनके पास एक राइट है। ओके, फिर क्या बोला, क्या बोला कि एक्टिविटीज इन सच इंस्टीट्यूशन विच आर नॉट रिलीजियस और परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, तो वो मतलब वैसे एक्टिविटी जो मतलब कि कुछ इंस्टीट्यूशन का वैसे एक्टिविटी जो रिलीजियस नहीं है, ठीक है ना, तो वो फिर क्या होगा, एक वो लॉ के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। सपोज अगर मान के चलो अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस हो रहा है पर वो रिलीजियस नहीं है, ठीक है, तो वो सारे प्रैक्टिस बाय द लॉ या बाय द गवर्नमेंट किए जाएंगे, है ना। फिर क्या बोला कि नो पर्सन शैल बी कंप्लीट टू पे टैक्स प्रमोशन ऑफ द, मतलब कि पर्टिकुलर रिलीजन। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई धर्म का प्रचार कर रहा है ना, अपने धर्म को स्प्रेड कर रहा है, तो उसमें उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उनको टैक्स से एक्सेम्प्ट किया गया है, मतलब वो उन्हें टैक्स करने की पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेट कैन इंस्टीट्यूट कैन नॉट इम्पॉज एजुकेशन फ्री है, मतलब कि स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, मतलब कि इंस्टीट्यूशन को
रन नहीं कर सकता, मतलब कि ऐसा एजुकेशन को रन नहीं कर सकता जिसमें क्या करे कि प्रो रिलीजियस हो, मतलब कि जो रिलीजियस को बढ़ावा दे है ना, तो उस तरह के इंस्टीट्यूशन को रन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सेकुलरिटी दिखाना पड़ता है। ओके, आई होप कि ये मतलब कि क्लियर हो, जो कि एक इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है।